नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यानी आपके हाफ ईयरली एग्जाम राजस्थान में 8 दिसंबर से आयोजित होने जा रहे हैं, जिसके लिए कक्षा 12 के लिए इतिहास का पेपर हम लोगों ने आयोजित किया है। इतिहास के मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है, यानी इसी प्रकार का पेपर आपको अपने देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है आप लोगों को। कक्षा 12वीं के लिए है, इतिहास का है, 2022-23 के लिए बिल्कुल आपके इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा। एक मॉडल पेपर हम लोगों ने तैयार किया है, पूरे 70 नंबर का, बहुत ही मेहनत से तैयार किया हो। 3 घंटे 15 मिनट का आपका इसमें समय रहेगा, ठीक है। तो इसका पूरा हाल सहित मैं बताने वाला हूँ और इसमें से आपके 70% पर्सन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को जरूर देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र को। इससे पहले कुछ आवश्यक निर्देश है जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। फिर प्रखंड ए आएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 10 के 10 क्वेश्चन एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में नैनारों से क्या तात्पर्य था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो थे उनमें नैनारों से क्या तात्पर्य था। तो नैनारों से तात्पर्य विष्णु भगत थे, या फिर शिव भगत थे, या फिर राम भगत थे, या फिर कृष्ण भगत थे। तो जो नैनार जो थे वो थे शिव भगत, ठीक है, और जो अलवार जो थे वो थे विष्णु भगत, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर अपना ब हो जाएगा, ठीक है, यानी शिव भक्तों से तात्पर्य था, ठीक है। और अगला है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुए आंदोलन का नेतृत्व किस ब्राह्मण ने किया था। अली जिन्नाह ने, पन्ना ने, बासवन्ना ने, इनमें से कोई नहीं। तो उसका नेतृत्व किसने किया था। तो उसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया था, ठीक है। बासवन्ना ने इसका नेतृत्व किया था। उससे दोस्तों अगले क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है कि आइन ए अकबरी है वो किससे संबंधित है। तो आइन ए अकबरी जो है वो किससे संबंधित है। वो जापना अकबर से, या फिर बाबर से, या फिर उपयुक्त दोनों से, या फिर अबुल फजल से। तो आइन ए जो अकबरी है वो दोस्तों यहाँ पर आपकी जापना से संबंधित है, ठीक है, जापना से आपके संबंधित है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के इतिहास में शाहजहाँ का शासनकाल कब से लेकर कब तक माना जाता है। मुगल साम्राज्य के इतिहास में शाहजहाँ का शासनकाल, मतलब शाहजहाँ ने कब से लेकर कब तक राज किया था, वो कब से लेकर कब तक माना जाता है। 1556 से लेकर 1605 तक, ये तो दोस्तों अकबर का है, ठीक है। 1658 से लेकर 1628 से लेकर 1658 तक, या फिर आपके 1658 से लेकर 1707 तक दोस्तों ये तो आपके औरंगजेब का है। 1556 से लेकर 57 तक, ये तो 1 साल हो गया, कैसे होगा। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, ठीक है, यानी ब इसका करेक्ट आंसर होगा। 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहाँ का शासनकाल था। फिर दोस्तों बढ़ते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। कंप्लीटली दोस्तों हर क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं, हर बड़े से लेकर छोटा क्वेश्चंस, तो आपको इसको जरूर देखना है। और साथ में बहुत अच्छा पेपर आपके लिए मॉडल एक प्रकार से प्रश्न पत्र का ये काम करेगा। आप लोग इसको जरूर देखें पूरा कंप्लीटली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इस वीडियो की PDF आपको मैं टेलीग्राम पर भी सेंड करूँगा, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर भी दे सकते हो। फिर उस वीडियो को देखने के बाद उसको देखना था, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं उत्तर साथ में नहीं दूंगा, उत्तर तो वीडियो में ही मिलेंगे, ठीक है। तो मुगल भारत की सभी पुस्तकें जो पांडुलिपियों के रूप में थी, तो ठीक है, तो पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र कौन सा था। बावर्ची खाना था, या फिर शाही छापा खाना था, या फिर शाही किताब खाना था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मुगल काल की जो पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो शाही किताब खाना था, ठीक है। फिर है कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है। उनकी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है आप लोगों को बताना है। हड़प्पाई मुहर है, या फिर पक्की ईंटों से बना वृषभ है, या फिर धोलावीरा से मिला जलाशय है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो विशिष्ट पुरावस्तु है वो है हड़प्पाई मुहर, ठीक है। तो ए आपके दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा अंश अभी नहीं है। वर्तमान में इनमें कौन सा है जो कि मोहनजोदड़ो का ऐसा अंश है जो कि वर्तमान में अभी नहीं है। दोस्तों जो गृह स्थापत्य कला है वो अभी नहीं है, बाकी नालों का निर्माण, दुर्ग, स्नानगृह सभी मोहनजोदड़ो में मौजूद है। गृह स्थापत्य कला दोस्तों है जरूर, पर वो हड़प्पा की है, ठीक है, हड़प्पा की प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में से सबसे प्रथम जनपद कौन सा है। प्रथम दोस्तों नहीं है, पर सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपकी मगध, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मगध की राजधानी कौन सी थी, राजगाह थी पहले, उसके बाद पाटलिपुत्र बन गई, ठीक है। फिर है सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा इमारत जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, ठीक है। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे अद्भुत जो है सांची कनखेड़ा की जो दोस्तों इमारत है वो कहाँ अवस्थित थी। दोस्तों ये विराटनगर में थी, उज्जैनी में, फिर भोपाल में, फिर अजमेर में। दोस्तों ये भोपाल में अवस्थित थी, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों स्थापना कब की गई थी, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
1776, 1773 या फिर 1789 या फिर 1774। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1773 में। ठीक है, यानी दोस्तों ब इसमें आपके करेक्ट आंसर होगा कि 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में की थी। ठीक है, फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि आपको यहाँ पर कुछ रेगिस्तान दिए गए जिनके आपको ये भरने हैं। ठीक है, इनके आंसर तो यहाँ पर पहला पर्सन ही आपके सामने आ रहा है। ठीक है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। और पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को मार्च 1922 में दोस्तों किसके आरोप में गिरफ्तार किया गया था? देशद्रोह है या फिर राजद्रोह है? दोस्तों उनको राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि एक ब्राह्मण ने पद्धति जो लगभग ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में आई, लोगों को गोत्रों से वर्गीकृत करने की थी पद्धति दोस्तों कब आई थी? 1002 में आई थी या फिर आपकी सिर्फ 1000 में आई थी? तो ये दोस्तों सिर्फ 1000 ईसा पूर्व में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर आप 1000 पर दोगे तो आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। फिर है कि प्राचीन काल में हिंदू जो शब्द है दोस्तों उसका प्रयोग किसके लिए होता था? तो दोस्तों सिंधु के लिए होता था। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन से, यानी वो सह को है बोलते थे, सिंधु हिंदू। ठीक है, फिर दोस्तों निम्न वाक्यों पर आप लोगों को विचार करना है और सत्य और असत्य आपको बताने हैं। ठीक है, कंप्लीटली भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप लोगों को यहाँ पर इसमें से बिल्कुल बेनिफिट भी होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि एक साम्राज्य की राजधानी, ठीक है, अध्याय में साम्राज्य की राजधानी विराटनगर को बताया गया है। तो दोस्तों ये सही है या फिर गलत है? सभी को पता है ये गलत है। एक साम्राज्य की राजधानी जो लेसन है उसमें साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को बताया गया है। ठीक है, विजयनगर को। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना विजयनगर। ठीक है, विजयनगर को बताया गया। फिर दोस्तों यहाँ पर तो इसके तो पहला तो रोंग ही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुणे में सन 1932 में शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने, ये गलत है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में शुरू कर दिया था, 6 अप्रैल 1930 को शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर है रेत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के, तो ये तो आपके गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर है रेत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी जो अंग्रेज है वो किसान को रेत कहते थे उनकी रिपोर्टों में। तो ये सही है, तो यहाँ पर आपके सत्य लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इसके वो सत्य लिख देना है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुँह में आकर गिरेगा। ठीक है, उपयुक्त कथन लॉर्ड डलहौजी ने सन 1850 में कहा था। तो दोस्तों बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में नहीं कहा था, हालांकि कथन लॉर्ड डलहौजी ने कहा था और अवध के बारे में कहा था। ठीक है, अवध जो रियासत थी उसके बारे में कहा था, उसको हड़पने की नीति के बारे में, लेकिन ये 1851 में कहा था। ठीक है, 1851 में कहा था, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य आपके हो जाएगा, यानी ये भी आपके असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से दोस्तों सकारात्मक था। बिल्कुल दोस्तों ये भी राइट है, क्योंकि उस शांति की दृष्टि से नकारात्मक इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पर जो है हिंसा हो गई थी। ठीक है, हिंसा कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ठीक है, हिंसा हुई थी चोरा चोरी में 4 फरवरी को गोरखपुर में। ठीक है, जहाँ पर 22 जो है पुलिस वालों को दोस्तों मार दिया गया। लेकिन प्रभाव की दृष्टि से दोस्तों ये सकारात्मक था, बहुत अच्छा इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट भी हो चुके हैं। फिर दोस्तों हम लोग अगले जो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फिर अपना खंड ब आएगा, खंड ब में भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से अच्छे से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ऐसे 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए जिसके द्वारा हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। तो ऐसे 2 आपको उल्लेख करना है, वो कौन कौन सी पद्धतियाँ थी जिनके द्वारा जो है हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करते थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसका बताता हूँ आपको इसको आंसर कि वो माल प्राप्त करने के लिए एक तो देखिए एक बार यहाँ पर। ठीक है, एक बार यहाँ पर दोस्तों माल किस प्रकार से प्राप्त करते थे? तो एक तो दोस्तों वो क्या करते थे, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क करते थे। ठीक है, एक तो क्या करते थे, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क करते थे। सेकंड वो क्या करते थे कि एक तो उनका सुदूर क्षेत्र से संपर्क था, जैसे कि ओमान से, मगान से, इस प्रकार से। ठीक है, और नागेश्वर और जो बालाकोट दोस्तों जो सभ्यताएं थी उनसे वो व्यापार करते थे और वहाँ से शिल्प उत्पादन का सामान मंगाते थे और अलग अलग जगह बस्तियाँ भी स्थापित करते थे। तो मैंने 3 बता दिया, आपको कोई 2 लिखने। फिर दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन से आप लोग क्या समझते हैं? दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन से आप लोग क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताता हूँ आपको। 1 नंबर का छोटा सा आंसर आपको लिखना है कि दोस्तों क्या हुआ था कि जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, अपना धर्म का पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, तो वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, उसे यहाँ पर बौद्ध धर्म में तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उन्होंने दिया था उपदेश, उसको संकलित किया गया और
ठीक है। और ये जो है बौद्ध धर्म का दोस्तों सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको मिल गया। फिर दोस्तों मौर्यों के बारे में जानने के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। दोस्तों पहला तो है मैगस्थनीज की इंडिका। ठीक है दोस्तों, मैगस्थनीज की जो है इंडिका है वो भी एक स्रोत है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, सेकेंड आपके स्रोत है, एक तो इंडिका होगी और एक होगी जो कि मैगस्थनीज की। ठीक है, लिखना है मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक। ठीक है, और एक होगी दोस्तों अर्थशास्त्र दोस्तों पुस्तक किसकी है, दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक है वो आपकी इनकी है मतलब चाणक्य की ये पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो दोस्तों चाणक्य की है या फिर कौटिल्य की, कुछ भी मान लीजिए आप लोग, चाणक्य, कौटिल्य, फिर विष्णुगुप्त, जो भी इनके तीनों नाम इन्हीं के हैं, तो उनमें से इनकी पुस्तक है। तो ये 2 आपके स्रोत हो गए। ठीक है, ये 2 स्रोत है वहाँ पर है। ठीक है, तो ये 2 स्रोत होने के बाद में दोस्तों आपके सामने उससे अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, उससे जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने आता है कि कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा है दोस्तों, उसको आप लोगों को स्पष्ट करना है। ठीक है, कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा है उसके बारे में स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न है, छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा क्या है। दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको छोटा ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। बट मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है कि 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना, जिसका हमने लोगों नाम लिया था। तो 1106 से लेकर 1168 तक जो हुआ था उसका नाम एक ब्राह्मण ने किया था। ठीक है, बासवन्ना की अनुयायी जो है वीर शैव यानी शिव के वीर व लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाई। ठीक है, लिंग धारण करने वाले कहलाई। तो लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। इनका विश्वास है कि मृत्युपरांत भगत शिव में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने आंदोलन चलाया था। उन्होंने वैश्विक विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था। ठीक है, छोटा सा एक पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद इब्न बतूता कौन था दोस्तों, तो इब्न बतूता कौन था, मोरक्को का एक यात्री था जो कि 1333 में, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ठीक है, जो 1333 में सिंध पहुंचा था। ठीक है, सिंध पहुंचा था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया था। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका भी हम लोग आंसर बताते हैं आपको। अकबर में काल में भूमि का वर्गीकरण 3 जो है बड़े हिस्सों में किया गया था। वो ऐसे कौन कौन से दोस्तों थे, एक तो दोस्तों ज़्यादा होता था खालसा। ठीक है, एक तो था खालसा, एक तो दोस्तों जागीर, एक दूसरा था जागीर, और तीसरा जो था वो था मदद ए यहाँ पर जो मदद ए दोस्तों, यह मदद ए जो था मदद ए माश। ठीक है, मदद ए माश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मदद ए माश। तो इस 3 प्रकार से इसका विभाजन किया गया था। आपके सामने बता दूँ आपको 3 प्रकार से विभाजन किया गया था। ठीक है, इसका 3 प्रकार से विभाजन किया गया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन और इसमें क्या था कि ये 3 प्रकार से विभाजन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया था। वापस आता हूँ, इसमें बीच में 1-2 बार कोई फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पर 3 प्रकार से इसका विभाजन किया गया था अकबर के शासनकाल में। और जो दोस्तों इसमें क्या था, विशेष बात है कि कुछ ध्यान रखनी है कि जो मदद ए जो समाज थी उस पर धार्मिक व्यक्ति का अधिकार होता था, यानी जो धार्मिक व्यक्ति थे उनका अधिकार होता था। तीसरी जो प्रकार की भूमि थी, और जो राजस्व इकट्ठा करने के लिए मनसबदार नाम का एक अधिकारी नियुक्त था। ठीक है, सब कुछ आपको लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो मनसबदार, और दोस्तों उसके साथ ही क्या लिखना है कि राजस्व का जो दोस्तों साधन थी वो खालसा भूमि थी। ठीक, खालसा भूमि से ही राजस्व प्राप्त होता था, ये भी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल लाइन्स क्या थे। काफ़ी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल लाइन्स क्या थे। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सिविल लाइन्स क्या थे। तो दोस्तों ध्यान से रखना, सिविल लाइन्स कौन थे, आप लोग एक बार देख लेना कि सिविल लाइन्स कौन थे अकबर के समय, यहाँ पर जो है इसके समय ब्रिटिश साइंस के समय सिविल लाइन्स। तो दोस्तों 19वीं सदी के मध्य इन शहरों का रूप और बदल गया। और क्या दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा, और उनको लगता था कि शहरों की ओर से अच्छे प्रकार हिफाजत करना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए, यानी जो है देशी रास्तों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो पुराने कस्बों के पास चारागाह और खेतों को साफ करने के लिए सिविल लाइन्स नाम के नए शहरी इलाके विकसित किए गए। यानी उन्होंने कहा विद्रोह ज़्यादा है तो अंग्रेजों को मार सकते हैं ये देसी लोग, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर चारागाह आसपास वहाँ पर इलाके विकसित किए। ठीक है, फिर दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा बड़ा आंदोलन छेड़ा था। दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू किया था। ठीक है, 1942 में। दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापारियों ने
अर्ब स्प्रीमा इन इंडिया यानी भारत का सरताज शहर किसे घोषित किया था? दोस्तों ये मुंबई को घोषित किया गया था, ठीक है, मुंबई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस बनाने की दोस्तों ऐलान किया? तो दोस्तों मुस्लिम पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम पार्टी ने ऐलान किया था किसका? सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है, सीधी दोस्तों यहाँ पर सही नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, ठीक है, सीधी कार्रवाई दिवस बनाने का दोस्तों उन्होंने ऐलान किया था, ठीक है, सीधी कार्रवाई का, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। फिर है जिन्स ए कामिल से क्या अभिप्राय है? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जिन्स ए कामिल से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों ये क्या होता था, अकबर के काल में क्या था कि जिन्स ए कामिल का अभिप्राय था कि जिन्स ए कामिल का अभिप्राय था कि जब खराब फसल हो जाए, फसल खराब होने के कारण जो दोस्तों राजस्व को माफ़ किया था उसे जिन्स ए कामिल कहते थे। जिन्स ए कामिल का अर्थ है कि जब फसल खराब हो जाती है तो राजस्व माफ़ किया जाता था, उसे अकबर के काल में जिन्स ए कामिल कहा जाता था, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन से छोटा सा। फिर अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? दोस्तों ये 1872 में किया गया था, दादा भाई नौरोजी के शासनकाल में, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। फिर दोस्तों नीचे दिए गए लघुतात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने 16 से 80 शब्दों में, ठीक है। तो महाभारत काल के द्वितीय चरण में 12वीं शताब्दी इसमें मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल ने दोस्तों क्या लिखा था? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि उन्होंने इसके बारे में लिखा क्या था। आखिरकार महाभारत का द्वितीय चरण था, उसमें बीबी काल ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर आपकी जो है उन्होंने लिखा था कि 1951-52 में वो क्या किए थे, वो खुदाई कर रहे थे मेरठ के आसपास। तो हस्तिनापुर उनको एक गांव मिला, वहाँ पर उन्होंने खुदाई की, तो वहाँ पर उनको मकान मिले। तो उन्होंने कहा कि ये कुरुक्षेत्र की राजधानी है, वो हस्तिनापुर हो सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर भी हो सकती है, ठीक है। मेरठ में खुदाई की 1951-52 की ये बात है, ठीक है, 1951-52 की ये बातें हैं, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का आप लोगों को उल्लेख करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध की दोस्तों शिक्षाएं क्या थी, उनका आप लोगों को उल्लेख करना है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा बहुत सिंपल थी, जैसे कि उनकी 4 आर्य सत्य थे कि सभी का भला करो, इस प्रकार से उनकी जो शिक्षाएं थी वो आपको लिखनी है। और हीनयान और महायान नाम के 2 उनके अलग अलग थे। हीनयान में बुद्धत्व कैसे प्राप्त करें, ये हीनयान में ये था कि कष्टों से छुटकारा स्वयं के प्रयास से किया जा सकता है। और महायान में लिखा था कि बुद्धत्व यानी कैसे प्राप्त करें, ठीक है। फिर है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक कृषि क्षेत्र में हुए मुख्य परिवर्तनों का दोस्तों उल्लेख करना है आप लोगों को, ठीक है। कृषि जो है, ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये 6वीं शताब्दी से इसका मैं आंसर देता हूँ आप लोगों को, लिखिए इसका आंसर यहाँ पर आप लोग सुनिए ध्यान से। तो दोस्तों क्या क्या परिवर्तन हुए, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में विस्तार होने लगा, भूमि सुधार होने लगे, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद किसने लिखी थी, इसकी मुख्य विशेषताओं पर आप लोगों को प्रकाश डालना है। किताब उल हिंद है वो अल बिरूनी ने लिखी थी। अल बिरूनी जो है भारत आया था, 11वीं शताब्दी का यात्री था। तो उसने क्या किया, धर्म दर्शन व्यापार इस पर लिखी थी। उस ब्राह्मणीय व्याख्या को, जाति व्यवस्था की ब्राह्मणीय व्याख्या को उसने माना था। तो इस प्रकार से आप उसका आंसर लिख सकते हो। फिर बादशाह नामा पर आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है कि बादशाह नामा क्या थी, ठीक है। तो बादशाह नामा था क्या, तो बादशाह नामा असल में क्या था कि शाहजहाँ के काल का वर्णन किया गया था। एक प्रकार से शाहजहाँ की आत्मकथा आप मान सकते हो, उसके काल का पूरा वर्णन किया गया था बादशाह नामा। और वो लिखी कितनी थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि बादशाह नामा किसके शासनकाल में लिखी गई। तो शाहजहाँ के शासनकाल में लिखी किसने थी दोस्तों, तो वो आपके लिखी थी, नाम है देखना, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने वो लिखी थी, ठीक है। और अब्दुल हमीद लाहौरी को मुगल काल के, शाहजहाँ काल का सरकारी इतिहासकार मानते हैं, इतिहासकार, ठीक है। तो उसके बाद हुआ, उन्होंने लिखी और साथ में उसके सबसे प्रमाणिक ग्रंथ भी उसको मानते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों समाधान हड़प्पा सभ्यता में व्यक्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है, आप लोगों को व्याख्या करनी है, ठीक है, कि समाधान एक बेहतर है, ठीक है। क्या था दोस्तों कि सामान्यतः मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। तो मृतकों के साथ मृत भांड, आभूषण, शंख के छल्ले, तांबे के दर्पण आदि वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। तो इससे पता चलता था कि कौन कितना अमीर है, आभूषण अगर दफना रहा है तो कि सामाजिक भिन्नताएं कितनी प्रकार की थी उनके बीच में, कि क्या कौन कितना अमीर था, इस प्रकार से जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रकार से थे। फिर उसके बाद दांडी मार्च की जो महत्व है उस पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। 21% ने दांडी मार्च की महत्व प्रकाश डालिए। यानी दांडी मार्च क्या था कि दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुई थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से शुरू हुई थी। और उसमें महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी थे, 79 में स्वयं महात्मा गांधी खुद थे, तो उन्होंने शुरू की थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो लगभग 24 दिन चली और वो पहुंच गए दांडी स्थान पर, जहाँ पर उन्होंने नमक का विरोध किया,
नमक पर सरकारी नमक कानून का उल्लंघन किया और वहाँ पर सविनय अवज्ञा की, यानी सविनय अवज्ञा की। ठीक है, तो वहाँ पर सविनय के आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उनके साथ सरोजिनी नायडू वहाँ पर मौजूद थी। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। और उसके बाद से आंदोलन शुरू हुआ, 11 सूत्री मांगे रखी थी, लॉर्ड इरविन ने नहीं मानी। इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना है। ठीक है, फिर आप पाकिस्तान का नाम विषय पर आपको लिखना है थोड़ा सा कि पाकिस्तान का नाम किस प्रकार से आया। तो इस पर क्या है कि ध्यान रखना कि 1930 में, ठीक है, 1930 में जो कवि मोहम्मद इकबाल है उसने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत पर प्रकाश डाला था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये भी आपको लिखना है कि चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, 1933 में, ठीक है, 1933 में कैम्ब्रिज के विद्यार्थी थे, उन्होंने पंजाब यहाँ के क्षेत्र, पंजाब बलूचिस्तान यहाँ के क्षेत्र को सबसे पहले पाकिस्तान नाम दिया था, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, फिर दोस्तों लखनऊ समझौता क्यों हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता भी है। लखनऊ समझौता काफ़ी छात्रों को पता भी नहीं है। तो दोस्तों हिंदू और मुसलमान जो है के लिए हुआ था, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक समझौता हुआ था ये एक प्रकार से। तो हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच संबंधों का प्रावधान के लिए समझौता हुआ था। ये समझौता हुआ कब था आखिरकार, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, यानी जिन्ना एक प्रकार से पूरा नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, मोहम्मद अली जिन्ना पूरा नहीं लिखेंगे, जिन्ना ही लिख देंगे, जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच में ये हुआ था। ठीक है, ठीक है, और तिलक को इसका मेन जो है मानते हैं इस प्रकार से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। बुकानन कौन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बुकानन कौन था। ठीक है, बुकानन कौन था, ये आपके 10वें पार्ट में से उपनिवेशवाद और देहात में से कि बुकानन आखिर था कौन। दोस्तों बुकानन कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली का एक चिकित्सक था, आप सभी को पता है, लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक था बुकानन। ठीक है, बुकानन लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक था और उसने क्या किया, वो भारत आया था और भारत में आ गया था और उसने 2 यात्राएं भी की थी, यानी राजमहल हिल्स या राजमहल पहाड़ी की उसने यात्रा की थी, राजमहल पहाड़ी की, जहाँ पर राजमहल पहाड़ी की यात्रा की थी। और एक उसने जो है मैदान की भी नीचे यात्रा की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें संथाल रहते थे, संथाल लोगों से मिला था और यहाँ पर वो पहाड़ी लोगों से मिला था। पहाड़ी लोग बिल्कुल खूंखार थे और उसने वहाँ पर पहली बार कुदाल देखा, फिर संथाल लोगों को उसने अच्छा बताया और वो हल से सिंचाई करते थे। इस प्रकार से पूरा वर्णन बुकानन ने किया था, इतिहासकार था, अर्थशास्त्री था, चिकित्सक था, सब कुछ था। ठीक है, फिर है मौर्यवंश के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो मौर्यवंश है वो कब से कब तक शुरू हुआ था, तो मौर्यवंश का जो है उससे पहले घनानंद को हराकर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है वो अल्पावस्था में ही वहाँ पर बैठ गया, ठीक है, शासन की गद्दी पर, और उसके प्रधानमंत्री बन गए जो है आपकी कौटिल्य या फिर चाणक्य मान सकते हो। ठीक है, तो बदला लेने के लिए इस प्रकार से किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण खुद को मानते हैं। उसके बाद में मौर्यवंश के बाद में उसका शासन बना बिंबिसार, और फिर उसके बाद में अशोक महान बना, उसने अभिलेख जारी किए, बहुत महान शासक हुआ मौर्यवंश का, और ये लगभग थोड़ा ही चलाता था, बरसों तक नहीं चल पाया था। ठीक है, फिर है हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, आप लोगों को लिखना है। तो इसकी पूरी छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों को सुननी चाहिए, आई थिंक अच्छे तरीके से, कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ था। इस पर एक स्टोरी है अच्छी सी, वो आप लोग सुनिए अच्छे से, कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि वहाँ पर लोग खुदाई कर रहे थे, एक ट्रेन भेजी जा रही थी लाहौर से लेकर, ठीक है, लाहौर से लेकर यहाँ पर पंजाब तक। तो उस ट्रेन में क्या हुआ कि वहाँ पर पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पर खुदाई हो रही थी, वहाँ पर ईंटें मिली। अब अगर ईंटें मिली तो उन्होंने उस ईंटे को वहाँ पर निकाला, फिर खुदाई बंद कर दी और ईंटों को रेल पटरी में लगा लिया। तो इस प्रकार से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई वहाँ पर। अगर उसको नहीं निकालते तो वो पूरी पटरी उन ईंटों से बनाई गई थी, लोग वहाँ से ले गए उन ईंटों को, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये एक सभ्यता है। फिर इस प्रकार से जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज हुई, और दयाराम साहनी ने तो की थी इसकी हड़प्पा की 1921 में। फिर 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज, राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ठीक है, 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, ये भी आप लोगों को लिख देना है। फिर आपके खंड दया आ चुका है, यानी अंतिम प्रश्नों की ओर आप बढ़ चुके हो, बड़े बड़े प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं आपके यहाँ पर, मतलब पसीने छूटने वाले प्रकार से आपके प्रश्न है कि ये प्रश्न सर हमें नहीं आते। तो इन प्रश्नों को भी आपको लोगों को ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में 100% आने के पूरे चांस है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, और साथ में अर्धवार्षिक परीक्षा में तो 100% आपके प्रश्न आने स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर से आ सकता है कि स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुक को प्रेरित किया। ठीक है, स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के जो है वास्तु को प्रेरित किया, और उन्होंने परंपराओं को किस प्रकार बदलाव भी किया, आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है विजयनगर के बारे में, यहाँ पर प्रश्न है विजयनगर के बारे में, यहाँ पर प्रश्न है।
तो स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराएं थी, तो विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य की प्रचलित परंपराओं को अपनाया था। उन्होंने उन परंपराओं में नवीनता का समावेश किया था और उन्हें विकसित किया था। ठीक है, स्थापत्य में नवीन तत्वों का अगर हम समावेश की बात करें तो विजयनगर के शासकों ने मंदिर स्थापत्य में कुछ प्रकार अपनाए थे तत्वों का समावेश किया था, जिन्हें पहले थे गोपुरम, फिर मंडप और गलियारे, विरूपाक्ष मंदिर के सभागारों का प्रयोग भी उन लोगों ने किया था। फिर क्या था कि सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए भी होता था। कुछ सभागारों में देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। विट्ठल मंदिर विजयनगर राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर था। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। फिर हजार राम मंदिर, विजयनगर साम्राज्य के अत्यंत भव्य एवं विशाल मंदिरों में से एक हजार राम मंदिर की गिनती होती है विजयनगर में। ठीक है, हम लोग प्रश्न 27 कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें बदलाव किस प्रकार से किया कि रथ गलियां, मंदिर परिसरों में एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। फिर एक किलेबंदियाँ, तो शहर की किलेबंदियाँ की गई थी तथा सड़कें बनाई गई थी। किलेबंदी द्वारा खेतों को भी घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार थे। कला साहित्य इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। प्लस यहाँ पर क्या है कि सड़कें थी, सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से और गुजरती थी, और हौज भी थे, जलाशय भी थे, नहरें भी थी। इस प्रकार से इनकी स्थापत्य कलाएं थी। ठीक है, यानी विजयनगर जल अवस्थाओं की पूर्ति का स्रोत तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। नदी के आसपास भूदृश्य सुंदर ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। लगभग सभी जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए हैं। इन महत्वपूर्ण हौजों में से कमलपुरम जलाशय उल्लेखनीय आपके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न कंप्लीट होता है और बाकी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। फिर सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विचारों आचारों की आप लोगों को व्याख्या करनी है। तो सूफी मत के जो प्रमुख धार्मिक और जो विचार है उनकी व्याख्या किस प्रकार से करनी है। तो व्याख्या करने के आपको कुछ पॉइंट ध्यान में होने चाहिए, जैसे कि सूफी क्या था कि एक तो इस प्रकार से सूफी इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैरागी की ओर आकर्षण बढ़ा। इन लोगों को सूफी कहा गया। सूफी जो है मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों का वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो रूढ़िवादी जो परिभाषाएं थी उनकी आलोचना करके कि सूफियों में ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्नह यानी पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की जो है आलोचना की थी उन लोगों ने। ठीक है, प्लस और क्या था सूफी मत में कि ईश्वर की भक्ति पर उन्होंने बल दिया था। सूफियों ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर को की भक्ति और उनके आदेशों को पालन पर बल दिया था। फिर क्या था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का अनुसरण करने पर भी बल दिया था, कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल, ठीक है, इंसान एक कामिल कहा था पैगंबर मोहम्मद को, उन्होंने इंसान एक कामिल। ठीक है, और साथ में इस प्रकार से उन्होंने किया था। फिर उन्होंने किया था उनका अनुसरण करने का उपदेश दिया था। फिर उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर भी की थी। और सूफी संतों की दरगाहों पर जियारत, वे सूफी संतों की दरगाहों पर जियारत करते थे। इस अवसर पर सूफी संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद अर्थात बरकत की कामना की जाती थी। नृत्य और संगीत भी जियारत का भाग थे, विशेषकर कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यमयी गुणवादी जिसमें परमानंद की भावना को जागृत किया जा सके, यहाँ पर आपकी आ रहे हैं। ठीक है, आचार और व्यवहार विचारों की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर ईश्वर की उपासना, सूफी संत जिक्र यानी ईश्वर का नाम जप और समा अर्थात जो आपके आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे ये लोग। ठीक है, यहाँ पर विश्वास करते थे इन सब में। ठीक है, फिर यहाँ पर आ रहा है कि एकेश्वरवाद की सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। जगत सूफियों के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। मानव सूफियों के अनुसार सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ है। गुरु अथवा मुर्शिद का महत्व भी उनके है। मानव सेवा पर उन्होंने बल दिया था और संयम और सादगी पर भी उन्होंने बल दिया था। चिश्ती संप्रदाय में उन्होंने बल दिया था संयम और सादगी पर। मानव सेवा पर भी उन्होंने बल दिया था। गुरु तथा मुर्शिद का महत्व बताया था और हिंदू मुसलमानों में एकता तथा सामंजस्य स्थापित करना भी प्रसिद्ध रहा था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में एक सामुदायिक रसोई लंगर फुतू है। ठीक है, और फुतू है जो है
और चलती थी। इसमें सभी वर्गों के लिए भोजन करते थे। यह रसोई सुबह से देर रात तक चलती रहती थी। इस प्रकार से आपकी प्रश्न ये कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर है बम्बई नगर में भवन निर्माण किन किन भवन निर्माण की शैलियों के अनुसार बनाई गई थी। आप लोगों को वर्णन करना है कि बम्बई में जो शैलियाँ थी भवन निर्माण की, उनका आप लोगों को वर्णन करना है। और साथ में हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के लुप्त होने के कारणों की आप लोगों को विवेचना करनी है कि किस प्रकार से मोहनजोदड़ो के जो है वो लुप्त हो गए। ठीक है, उसका भी आप लोगों को वर्णन करना है। अब बीच में ये क्वेश्चन रह भी गया कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का आप लोगों को वर्णन करना है। मोहनजोदड़ो की क्या विशेषताएं रहती, उसका वर्णन करने के साथ आपको महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल डाला, उसका वर्णन करना है। फिर एक अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के लुप्त होने के कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये कारण कौन कौन से थे? एक तो जलवायु परिवर्तन था कि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होने लगी थी। फिर वनों की कटाई भी होने लगी थी, इस प्रकार से लुप्त हो गई। फिर अत्यधिक बाढ़ आने के कारण भी थे। नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना, नदियाँ सूख गई थी और मार्ग बदल रही थी, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा था। भूमि का अत्यधिक उपयोग था और कनिगम का भ्रम भी था। कनिगम जो है एक पुरातत्व थे और वो क्या है कि वो 19वीं शताब्दी के मध्य में कनिगम ने भारतीय पुरातत्व शुरू भी किए, लेकिन खोजों के लिए लिखित स्रोतों जैसे कि साहित्य का उन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया था और अभिलेखों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे। ठीक है, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन स्टूडेंट के रह गया है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी आप लोगों को बताते हैं कि मोहनजोदड़ो की क्या क्या जो है विशेषताएं रही है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर एक स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज जो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी दोस्तों 1922 में हुई थी और राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा है जो ऊंचाई पर बनाया गया जिसे, और दूसरा भाग अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है जो नीचे बनाया गया। तो ऊंचा भाग है वो दुर्ग कहलाता है और बड़ा भाग है वो निचला भाग है वो शहर कहलाता है, निचला शहर कहलाता है। ठीक है, तो दुर्ग को भी दीवार से घेरा गया है और जो है शहर को भी दीवार से घेरा गया है। पहले शहर का नियोजन किया गया और उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया गया और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो कि नींव का कार्य करते थे और एक निश्चित अनुपात में होती थी ईंटें भी, और जो कि जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी और 2 गुनी थी। इस प्रकार से आपकी ये मैंने कुछ विशेषताओं का मैंने वर्णन कर दिया। विशाल स्नानघर वगैरह आप लोग लिख सकते हो। फिर आपके लास्ट क्वेश्चन रहता है कि दिए गए वैश्विक मानचित्र में निम्न जो है स्थानों को आपको सावधानीपूर्वक अंकित करना है। कौशाम्बी, लाहौर, हड़प्पा सभ्यता, दांडी मार्च स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौशाम्बी आपकी हो जाएगा, लाहौर आपके पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में, दांडी मार्च स्थान है यानी गुजरात में है, और मत्स्य अवतिंका कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में, तक्षशिला। दोस्तों पेपर काफ़ी मैंने हार्ड बनाने की कोशिश की है और बिल्कुल आपके इसे थोड़ा इजी प्रश्न पत्र भी आ सकता है, बट इससे अच्छा प्रश्न पत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो एंड तक देखने के लिए। आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।